नमस्कार दोस्तों, आज हम एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है डेड साइलेंस, जो 2007 में रिलीज हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक कपल को देखते हैं जिनका नाम है जेमी और लिसा। उनके दरवाजे की डोर बेल बजती है। जेमी बाहर आता है और एक बॉक्स को लेकर अंदर जाता है जिस पर भेजने वाले का ना नाम था ना ही कोई पता। इसके अंदर एक डॉल थी। लिसा उस डॉल को लेकर मजाक करने लगती है और जेमी को एक कहानी के बारे में बताती है, मैरी सॉ और उसके पुतलों के बारे में। फिर जेमी खाना लेने के लिए बाहर जाता है और इधर घर में लिसा उस ड्राउनी डॉल को बेड पर रखती है और अपना काम करने लगती है। लिसा मुड़ती है तो वहाँ देखती है डॉल का फेस उसकी तरफ था। वहाँ डॉल के पास जाती है और उसे बिठाकर उसके ऊपर चादर डाल देती है जेमी को डराने के लिए। फिर वो मिरर में अपने आप को देख रही थी। फिर वो रूम से बाहर आती है जेमी को देखने के लिए, पर बाहर कोई नहीं था। रेडियो में बज रहा म्यूजिक अपने आप बंद हो जाता है और कमरे में से किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जिसे देखने वो रूम में जाती है और डरते हुए चादर को हटाने लगती है कि तभी चादर लिसा के ऊपर आ जाती है और लिसा को उछाल के रूम से बाहर फेंक देती है। लिसा चादर में से निकलती है और उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड निकलता है। वो डरते हुए रूम में देखती है जहाँ उसे कोई खींच लेता है। इधर जेमी रूम में आता है खाना लेकर और लिसा को आवाज़ दे रहा था। उधर रूम से लिसा की आवाज़ आती है जेमी को, जिसे सुनकर वो रूम की तरफ जाता है और लाइट ऑन करता है और फर्श पर पड़े खून को देखकर लिसा को आवाज़ मारता है। उधर कमरे से लिसा की आवाज़ आ रही थी। जेमी कमरे में आता है और बेड पर पड़े चादर को खींचता है जिसके नीचे लिसा की डेड बॉडी थी और जेमी डर के पीछे होता है और वो डरावनी डॉल ज़मीन पर पड़ी थी। फिर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव जेमी से बात करता है। जेमी डिटेक्टिव को डॉल के बारे में बताता है, लेकिन डिटेक्टिव को जेमी पर शक था कि उसी ने अपनी बीवी को मारा है, लेकिन सबूत नहीं होने के कारण जेमी को छोड़ना पड़ता है। फिर जेमी घर वापस आता है, कमरे से डॉल को बाहर उठा कर लाता है और उस बॉक्स को चेक करता है जिसमें डॉल को पार्सल किया था। जेमी बॉक्स के कपड़ों को फाड़ कर देखता है जिसमें एक लेडी की ड्राइंग बनी थी और मैरी सॉ एंड बिली लिखा हुआ था और नीचे शहर का नाम था रेवन फेयर। जेमी कार से उस शहर की ओर चल पड़ता है डॉल को लेकर। जेमी शहर में दाखिल होता है और एक घर में जाता है जहाँ पर उसका वेलकम एक लेडी करती है जिसका नाम है एला, और वो जेमी की सौतेली माँ थी। जेमी अपने पिता से मिलने आया था जो रेवन फेयर में रहते हैं, जिन्हें 2 महीने पहले स्ट्रोक आया था जिसके कारण वो व्हील चेयर पर थे। जेमी अपने पिता से मैरी सॉ की कहानी के बारे में पूछता है जिसके बच्चे नहीं थे, सिर्फ पुतले थे, जिस पर जेमी के पिता उसे बोलते हैं ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है जिससे बच्चों को डराते थे और हम छोटे शहर में रहते हैं जहाँ पर बहुत सी अंधविश्वासी बातें फैली होती हैं जिन पर कोई यकीन नहीं करता। जेमी के पिता उसे रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन जेमी मना करता है और बोलता है लिसा को दफनाने के बाद वो चला जाएगा इस शहर से। फिर जेमी वहाँ से जाने लगता है, जिस पर उसकी स्टेप मॉम उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता और वहाँ से हेनरी वॉकर के घर जाता है जहाँ उसकी वाइफ को देखता है जो कौवे से बात कर रही थी। फिर हेनरी से मिलता है और अपनी वाइफ के फ्यूनरल की बात करता है, जिस पर हेनरी बोलता है लिसा की बॉडी के आते ही तैयारी हो जाएगी। फिर जेमी मोटेल जाता है और रूम में आराम करता है। खिड़की के पास ही डॉल रखी थी। जेमी को नींद आने लगती है, लेकिन एक आवाज़ आने से उसकी नींद खुल जाती है और अपने सामने अचानक डॉल को खड़ा देखकर वहाँ डर जाता है। फिर वो कमरे के एक कोने में एक डरावनी लेडी को खड़ा देखता है, जिसे देखकर जेमी डर जाता है और लाइट ऑन करके देखता है तो वहाँ पर डॉल रखी दिखाई देती है। इधर हेनरी अपनी कार से लिसा की डेड बॉडी लेके आता है और फ्यूनरल के लिए रेडी करने के लिए डेड बॉडी से कवर हटाता है तो उसे देखकर चौंक जाता है। तभी उसे अपनी वाइफ की आवाज़ आती है। हेनरी जिसे ढूंढने लगता है और एक छोटे दरवाजे को खोलकर घर के नीचे बने खाली जगह में मैरियन को ढूंढता है, जो मिलती है उसे अपने नकली कौवे के साथ। हेनरी उसे रूम में भेज देता है और कैमरा उठाकर वो लिसा की लाश की फ़ोटो लेता है
फिर अगले दिन लिसा का फ्यूनरल दिखाया जाता है। जेमी फ्यूनरल के बाद जाने लगता है कि तभी उसकी नज़र हेनरी की वाइफ मैरियन पर पड़ती है। जेमी उसके पीछे जाता है जहाँ पर वो एक कब्र के सामने खड़ा होता है कि तभी मैरियन वहाँ आती है और जेमी को बोलती है, क्या तुमने उसे देखा जब उसने तुम्हारी वाइफ को मारा? मैरियन भी मेरी शो के बारे में बोलने लगती है। वो कहती है उसके बच्चे नहीं थे, सिर्फ पुतले थे, उस पुतले को दफना दो। तब तक हेनरी वहाँ आ जाता है और मैरियन को अपने साथ ले जाता है। मैरियन के जाने के बाद जेमी एक कब्र से झाड़ी हटाकर देखता है तो वो मेरी शो की कब्र होती है। फिर जेमी मोटल वापस आ जाता है और उस डॉल को लेकर कुछ ढूंढने लगता है। यहाँ डॉल का नाम पता चलता है जो कि बिली है, जो डॉल के गर्दन पर लिखा था। जेमी बिल्ली को साथ लेकर जाता है कार में, जहाँ पर बिल्ली जेमी को ही देख रहा था। फिर जेमी कार रोकता है और बिल्ली को लेकर रेवनफेयर सेमेट्री में जाता है और मेरी शो की कब्र के पास जाता है, जिससे थोड़ी ही दूर पर मेरी शो के पुतलों की कब्र थी, जहाँ पर वो बिल्ली के नाम की कब्र ढूंढता है जो उसे मिल जाती है। जेमी उसे खोदता है कि तभी बिल्ली का मुंह अपने आप खुल जाता है और जंगल में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। जेमी बिल्ली को दफनाने के लिए बॉक्स में डालता है कि तभी बिल्ली का सिर अपने आप घूम जाता है। बिल्ली को दफनाने के बाद जेमी कार में बैठता है, लेकिन कोई उसकी कार के चारों ओर भाग रहा था। फिर गाड़ी के शीशे के बाहर बिल्ली को खड़ा देखता है, जिसे देख जेमी चौंक जाता है और गाड़ी से बाहर निकलता है चेक करने के लिए। फिर जेमी मोटल में होता है और बाथरूम से बाहर निकलता है तो वो बेड पर बिल्ली को देखकर चौंक जाता है, लेकिन बगल में डिटेक्टिव भी बैठा था। डिटेक्टिव जेमी का पीछा कर रहा था। डिटेक्टिव जेमी को बोलता है, तुमने इस पुतले को दफनाया क्यों? जिस पर जेमी बोलता है, ये पुतला इस कब्रिस्तान का है। डिटेक्टिव को कुछ समझ नहीं आता। फिर जेमी उसे वो कहानी बताता है मैरी शो की और उसके पुतलों की, जिन्हें मैरी शो के साथ ही दफनाया गया था। वह आगे बोलता है, उसे खामोशी पसंद है, उसके सामने चीखना नहीं। जिस पर डिटेक्टिव बोलता है, वरना क्या जीभ काट देगी तुम्हारी वाइफ की तरह? जिससे जेमी और डिटेक्टिव के बीच बहस होती है। डिटेक्टिव बिली की डॉल को अपने साथ ले जाता है। डिटेक्टिव जेमी के रूम के बगल में ही रुका था। अगले दिन डिटेक्टिव कार से कहीं जाता है, जिस पर जेमी डिटेक्टिव के रूम में जाकर बिली को लेकर हेनरी वॉकर के घर जाता है और मैरियन को वह पुतला दिखाकर बोलता है, क्या आप इसे जानती हैं? आपने ऐसा क्यों कहा? मेरी शो ने ही मेरी पत्नी को मारा है। इस पर मैरियन हाँ कहती है। तब तक हेनरी वहाँ आ जाता है और बिली के पुतले को देखकर बोलता है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, ये उसका पुतला है। जैसे सुन जेमी बोलता है, किसका पुतला है? आप मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताते, जिससे मैं लिसा के कातिल तक पहुँच सकूँ। फिर हेनरी जेमी को उस औरत के बारे में बताना शुरू करता है। उसका नाम मैरी शो था, जो पुतलों की आवाज़ निकाला करती थी। तब हेनरी छोटा था, तब रेवन शहर में एक थिएटर खुला था, जहाँ स्टेज पर मैरी शो अपने पुतले बिल्ली के साथ शो कर रही थी। वो बिल्ली की आवाज़ निकाल रही थी कि भीड़ से एक बच्चा मैरी शो को बोलता है, तुम्हारे होंठ हिल रहे हैं और बिल्ली असली नहीं है। जिस पर मैरी शो उस बच्चे को देख रही थी। फिर हेनरी आगे बोलता है, कुछ दिन बाद मैरी शो पर शक करने वाला बच्चा गायब हो जाता है और जिसके बदले में मैरी शो की हत्या कर दी गई। जिन्होंने हत्या की उनका कुछ पता नहीं चला। मैरी शो ने अपने वसीयत में लिखवाया था कि उसके साथ उसके पुतलों को भी दफनाया जाए, जिन्हें वो अपना बच्चा मानती थी। और उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए हेनरी के पिता के मुर्दागार में मैरी शो की लाश लाई गई थी। उसके पुतलों को उसके साथ ही दफनाया गया। साथ में वो खुद भी पुतला बनना चाहती थी। बचपन में हेनरी ने यह सब कुछ अपनी आंखों से होते देखा था। हेनरी आगे बोलता है, मैरी शो को दफनाने के बाद रेवन शहर में परिवारों की मौत होने लगी और सभी लाशों की जीभ कटी होती थी, जिनमें तुम्हारी बीवी आखिरी थी। जिसे सुनकर जेमी पुराने थिएटर के लिए निकल पड़ता है अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। इधर डिटेक्टिव मैरी शो की कब्र के पास आता है और खोदना शुरू करता है। इधर जेमी पुराने थिएटर पहुंचता है और नाव की मदद से नदी पार करता है, जहां पर सब कुछ टूटा फूटा था। थिएटर की हालत बुरी थी। जेमी एक गलियारे से होता हुआ एक रूम में पहुंचता है,
जहाँ उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसे एक बुक मिलती है जिसमें पुतलों को बनाने का तरीका लिखा हुआ था। बुक में आगे उसे मिसिंग बॉय की फ़ोटो लगी थी जिसने मेरे शो पर शक किया था, और उसका नाम माइकल था, जो जेमी का ही रिलेटिव था। कमरे में शांति थी। जेमी मिरर में किसी को देखता है, फिर पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं था। फिर जेमी वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। इधर हेनरी के घर में मैरियन बिली के पुतले से बात कर रही थी। ये देख हेनरी वहाँ आता है और पुतले को उठाकर मदर घर में जाता है और बिली को टेबल में बिठाकर खोदने के लिए सामान लाता है कि तभी मैरियन के रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर हेनरी टॉर्च लेकर घर के नीचे बने तहखाने में जाता है मैरियन को ढूंढने, जिसे बिली देख रहा था। हेनरी मैरियन को ढूंढ रहा था कि तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। हेनरी दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे से बिली की आवाज़ आती है। पीछे मुड़कर देखने पर एक हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर हेनरी डरने लगता है और मुड़कर देखता है तो मैरी सो उसके सामने थी, जिसे देख हेनरी चीखता है और मैरी सो द्वारा मारा जाता है। इधर जेमी अपने पिता के घर आता है, जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम जेमी के डैड को खाना खिला रही थी। जेमी अपने डैड से मैरी सो की मौत और माइकल के बारे में पूछता है। यहाँ उसके डैड बोलते हैं, माइकल तुम्हारे दादा के भाई थे। जब वो गायब हुए तो हमारे परिवार के लोगों ने लेविन फेयर में रह रहे लोगों के साथ मिलकर मैरिसो को मारा था और उसकी जीभ काट दी थी। लेकिन मैरिसो मरने के बाद भी वापस लौट आई और लोगों को मारने लगी। उनकी पत्नियों के साथ और बच्चों के साथ भी वही किया, और उनके बच्चों के साथ भी। इसलिए मैंने तुम्हें दूर भेज दिया था ताकि तुम सुरक्षित रहो। लेकिन लिसा की मौत के बाद पता चला कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये मौत का कर्ज हम पर बना रहेगा। ये सुनकर जेमी बोलता है, मैं इस कर्ज को ख़त्म करके रहूँगा। ये कहकर घर से बाहर जाता है कि डिटेक्टिव से टकरा जाता है। तो जेमी से पूछता है उन पुतलों के बारे में। मेरे शो के कब्र के पास दफनाए गए सारे 100 पुतले गायब थे। डिटेक्टिव जेमी को गिरफ्तार करने आया था कि तभी जेमी की स्टेप मॉम वहाँ आती है और जेमी को टेलीफोन देती है, जिस पर हेनरी उससे बात करता है और थिएटर में बुलाता है मिलने को। जेमी डिटेक्टिव को यही बात बोलता है, लेकिन डिटेक्टिव को जेमी पर भरोसा नहीं था। वह उसे अपने साथ चलने को बोलता है, जिस पर जेमी डिटेक्टिव को धक्का देकर भागता है वहाँ से कार में, जिसके पीछे डिटेक्टिव भी जाता है। जेमी थिएटर पहुँचता है और एक लालटेन लेकर नाव के जरिए नदी पार करता है। इधर डिटेक्टिव भी पहुँच जाता है और कार से गन निकालता है। जेमी थिएटर के अंदर जाता है हेनरी को ढूंढने। उधर डिटेक्टिव नाव के जरिए नदी पार करता है। जेमी एक रूम में आता है जहाँ पर डिटेक्टिव भी आता है गन लेकर, और जेमी को बोलता है कोई नहीं है यहाँ पर। तभी हेनरी की आवाज़ आती है, जिसका पीछा करते हुए जेमी एक गुप्त रास्ते से जाने लगता है, लेकिन डिटेक्टिव को बोलता हुआ जाता है कि कुछ भी हो जाए चीखना मत। जेमी और डिटेक्टिव दोनों सीक्रेट रूम में जाते हैं जहाँ पर पुतलों के शरीर के हिस्से और सिर पड़े थे। डिटेक्टिव एक पुतला ज़मीन से उठाता है और पीछे फेंकता है, जिससे उनके पीछे का लाल पर्दा हट जाता है और दिखाई देते हैं पूरे 100 पुतले, जो सारे यहीं थे सिवाय एक के। बिली का पुतला गायब था। दोनों की नज़र एक लाल चद्दर पर पड़ती है, जिससे जेमी हटाता है, और उसके नीचे एक लड़के की लाश थी जिसे पुतला बना दिया गया था। जेमी डिटेक्टिव को बोलता है, हमने सबसे पहले गायब हुए लड़के को ढूंढ लिया है। कि तभी एक पुतले का सिर घूमता है, जिसे दोनों देखते हैं, और लाइन से सभी पुतलों के सिर घूमने लगते हैं, जिसे दोनों देख रहे थे। उसी तरफ एक चेयर पर एक जोकर का पुतला बैठा था जो हिल रहा था, जिसमें से आवाज़ आती है, जिसे सुन जेमी बोलता है, क्या चाहती हो तुम? जिस पर पुतला बोलता है, उन सबको चुप कराऊंगी जिन्होंने मुझे चुप कराया था। हाँ, पता चलता है मेरे सो ने ही माइकल को मारा और उसे मानव पुतला बनाया। जिस पर जेमी बोलता है, तुमने लिसा को क्यों मारा? पुतला बोलता है, पास आओ तो बताऊंगी। यह सुन डिटेक्टिव जेमी को रोकता है पुतले के पास जाने से, लेकिन जेमी जाता है और पुतले में से आवाज़ आती है, क्योंकि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा था। मुझे उन सबको मारना है जिन्होंने मुझे मारा। यह सुन जेमी पीछे हो जाता है और पुतला हंसने लगता है और 2 हाथ उसे हवा में उठा लेते हैं। ये देख डिटेक्टिव बोलता है,
चीखना मत और गन से पुतले पर गोली मारता है। फिर दूसरा पुतला जीवित होने लगता है। डिटेक्टिव उसे भी गोली मारता है। फिर तीसरा पुतला जीवित होने लगता है। डिटेक्टिव ये देख बोलता है जेमी से, ये क्या हो रहा है, जिस पर जेमी बोलता है, वो पुतलों में जिंदा रहती है, पुतलों को ख़त्म कर दो, सारे पुतलों को। फिर जेमी पुतलों में आग लगा देता है। सभी पुतले जलने लगते हैं। ये देख दोनों भागने लगते हैं। जेमी माइकल के पुतलों को देखता है जिसके पीछे मैरी सो खड़ी थी। जेमी वहाँ से भागता है। डिटेक्टिव और जेमी दोनों भागते हैं और इधर मैरी सो उनके पीछे आ रही थी। दोनों एक लोहे के पुल से होकर जा रहे थे कि पुल के नट बोल्ट खुल जाते हैं और पुल नीचे झुक जाता है, जिसके कारण दोनों गिरते हैं। जेमी लटक जाता है और डिटेक्टिव चीखता हुआ नीचे गिर रहा था कि मैरी सो उसे हवा में ही पकड़कर ले जाती है पर्दे के पीछे, और थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव का शरीर बाहर आकर नीचे गिरता है। उधर जेमी पुल के ऊपर चढ़ता है और सामने मैरी सो को देखकर डर से नीचे पानी में गिरता है। जेमी पानी में तैरते हुए थिएटर से बाहर नदी में निकलता है और तैरते हुए नदी से बाहर निकलता है। उसके पीछे थिएटर जल रहा था। फिर जेमी जाकर कार में बैठता है और उसे ध्यान आता है कि एक पुतला तो बाकी रह गया। जेमी कार को मोड़कर जाने लगता है और हेनरी के घर आता है। घर के अंदर जेमी हेनरी को आवाज़ देता है। जेमी मुर्दा घर की ओर जाता है। मैरियन की आवाज़ सुनकर जेमी दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और लाइट ऑन कर मैरियन और हेनरी को देखता है। जेमी मैरियन से बिल्ली के पुतले के बारे में पूछता है, जिस पर मैरियन बोलती है ऐस उस पुतले को अपने साथ ले गई। यह सुन जेमी बोलता है, मेरे पिता तो व्हील चेयर पे हैं, वो चल फिर नहीं सकते। मैरियन फिर वही बात बोलती है। यह सुन जेमी वहाँ से जाता है और अपने पिता के घर आता है और सीढ़ियों से होते हुए ऊपर एक रूम में जाता है। वहाँ उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे जेमी ढूंढता है और एक जगह से कपड़ा हटाता है। वहाँ उसे बिल्ली का पुतला मिलता है। जेमी उसे उठाता है कि दूसरी ओर मैरी सो उसकी तरफ आ रही थी, जिसे देख जेमी डर कर गिर जाता है और मैरी सो को अपने ओर आता देख बिल्ली के पुतले को आग में फेंक देता है। मैरी सो चिल्लाते हुए अंधेरे में गायब हो जाती है। फिर जेमी अपने पिता ऐस को देखता है और उनके पास जाकर लाइट ऑन करता है और उनको आवाज़ देता है, वो टच करता है, जिससे वो आगे झुक जाते हैं। उनका वो हाल देखकर जेमी डर जाता है और उसे सब समझ आता है कि उसकी सौतेली माँ ही मैरी सो थी और उसने ही ऐस को मारकर उसे पुतला बनाया और उसकी आवाज़ में जेमी से बात करती थी। और वो डॉल भी मैरी सो ने ही भेजी थी जेमी के पास, जिसके कारण लिसा की मृत्यु हुई। और पुतले बनाने वाली बुक में उस औरत का फेस था एक कागज़ के टुकड़े पे। फिर जेमी पीछे मुड़कर देखता है तो मैरी सो उसके सामने खड़ी थी। यह देखकर वो चीखता है और मारा जाता है। फिर हम जेमी, लिसा, डिटेक्टिव, हेनरी और ऐस की फ़ोटो देखते हैं जो पुतले जैसे दिख रहे थे, और साथ में मैरी सो की फ़ोटो भी थी। और यहाँ मूवी एंड होती।